नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए एएलपी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिन भी हमने क्या किया था कि बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए थे और इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह गए थे जिसे आज क्या करेंगे कि खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बता देते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पिछले बार जितने भी एएलपी के एग्जाम हुए हैं वो सभी से में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। दूसरी ये चीज है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पे बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या होते हैं कि एग्जाम लेते हैं, तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, तो वो भी क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं। तो वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो सभी को क्या किए गए हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको डाले गए हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए थे, कुछ क्वेश्चन बच गए थे, उसी का आज की डिस्कशन करा देते हैं। ठीक है, और जो लोग नए हैं दोस्त क्या करिएगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इसका पीडीएफ लेकर के आपको पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ने के लिए आप क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपका क्या होगा कि इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से बहुत सारे टॉपिक हमने क्या किया था कि पढ़ा दिया था। ठीक है, उस सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही दिया गया है, तो उसे क्या कीजिएगा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वहीं पे आपको लिंक जो है टेलीग्राम का मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कीजिएगा। बहुत सारे टॉपिक आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से देखने के लिए मिल जाएगा और अभी आपके पास समय है। ठीक है, क्योंकि समय आपको मिल गई है एग्जाम कैंसिल की वजह से, तो इसके लिए क्या है कि अच्छी बातें हैं क्योंकि आपको पूरी तरह से तैयारी करने का और एक मौका मिला है। इसलिए ये आपका आखिरी प्रयास और आखिरी प्रहार होगा, इसलिए जम के मेहनत कीजिए दोस्त ट्रेड पे और आराम से निकाल लीजिए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं दोस्त कि इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चंस डाले गए हैं एक्सपेक्टेड वाले में उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि दोस्त इसमें जो क्वेश्चन डाले गए हैं वो एएलपी 2 के आपके एग्जाम में काफी मदद करेगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका क्या है कि पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या दे दिया है क्वेश्चन में कि ऑटो ट्रांसफार्मर में शामिल होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में इस चारों में से क्या शामिल होता है ये हमें जानना है। ठीक है, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है दोस्त ये हमें बता देना है। ठीक है, देख लीजिए ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 2 वाइंडिंग होता है, 3 वाइंडिंग होता है, 1 वाइंडिंग होता है या 4 वाइंडिंग होता है, कौन सा वाइंडिंग होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते चलते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो होता है दोस्त 1 वाइंडिंग होता है। क्या होता है, 1 वाइंडिंग होता है। यही 1 वाइंडिंग क्या करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के लिए काम करता है। किस तरह का होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देख लीजिए ये आपका क्या होता है कि ये सिंगल वाइंडिंग होता है, ये एक ही वाइंडिंग होता है। यही एक वाइंडिंग क्या करता है आपका कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग के लिए ये काम करता है और ये क्या होता है कि सीरीज में होता है। क्या होता है, सीरीज में होता है। अब ये चीजें ध्यान लीजिए कि इससे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो बाइंडिंग सीरीज में होता है, एकल सिंगल बाइंडिंग जो होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि टैपिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, टैपिंग एक पॉइंट दिया जाता है यहां पे। ठीक है, ये टैपिंग पॉइंट का काम आखिर होता क्या है, कभी कभी पूछ देगा आपको कि टैपिंग पॉइंट का काम क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में जो सिंगल वाइंडिंग होती है उसमें। तो जान लीजिए ये चीजें कि टैपिंग पॉइंट जो होता है ये क्या करता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज उसका क्या करता है कि रेशियो को जो है मेजर करने का काम करता है ये। ठीक है, वोल्टेज के रेशियो को प्राप्त करता है, रेशियो को मेजर करता है। तो ये चीजें एक मेन पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देखिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दोस्त ये चीजें कह दिया है कि दिए गए विकल्प में उपभोक्ता वितरण के लिए किए जाने वाले ट्रांसफार्मर में कहता है कि वाइंडिंग के रूप में क्या होती है ये हमें जानना है। मतलब समझ लीजिए जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफार्मर जो है एक दो तरह के होते हैं। एक तो मान लीजिए कि कंज्यूमर है, जो कस्टमर लोग होते हैं उसको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, और एक ट्रांसफार्मर होता है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल फील्ड में जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया वहां जाती है, चाहे बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फील्ड होता है जहां पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। तो वो कंज्यूमर तो ऐसे तो हम लोग हो गए जो कंज्यूमर हो गए जो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर लेकर के जाते हैं। तो ये चीजें जान लीजिए कि कंज्यूमर वाले जो होते हैं ट्रांसफार्मर उसमें किस तरह की वाइंडिंग दी जाती है ये हमें जानना है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर वाली होती है ट्रांसफार्मर उसमें जो वाइंडिंग होती है वो होती है डेल्टा टू स्टार वाइंडिंग। क्या होती है, डेल्टा टू स्टार वाइंडिंग होती है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दे दिया कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर के रूप में जो जेल होता है वो किस तरह के जेल होता है ये हमें जानना है। ठीक है, ब्रीदर मतलब समझते होइएगा ना, सांस लेना छोड़ना। तो ट्रांसफार्मर में भी इस तरह की एक जो है ब्रीदर लगी होती है। ठीक है, वो क्या करता है कि नमी जो होती है, हवा की नमी जो होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये ब्रीदर लगी होती है। ठीक है,
तो अवशोषण, ऑब्जर्व मतलब क्या, अवशोषित करने के लिए लगी होती है। तो वो जो होता है इसमें किसका जेल होता है ये हमें जानना है, ठीक है। ब्रीदर के रूप में किसका जेल इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर आप पढ़े होइएगा तो आराम से इसको चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो होता है ये सिल्का जेल होता है, सिलिकॉन का जेल होता है। क्या होता है, सिलिकॉन जेल होता है, ब्रीदर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को। सिलिकॉन जेल होता है, ये ब्रीदर के रूप में हवा के नमी को क्या करता है कि ऑब्जर्व करने का काम करता है। कैसा होता है थोड़ा समझ लीजिए। ये होता है आपका, ठीक है। आपको इसको देख लीजिए और इसको देखिए, ये आपका रियल इमेज है। क्या है ये आपका क्या है कि रियल इमेज है। और ये है कि आपको जो कंप्यूटराइज है वो है। तो सिलिका जेल जो होता है ये क्या होता है कि ब्लू कलर का होता है। जो नया होता है, न्यू होता है, वो क्या होता है कि आपका ब्लू कलर का होता है। ये इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये क्या होता है कि जब ये हवा को ऑब्जर्व करता है, नमी वाले हवा को ये ऑब्जर्व करता है, तो धीरे धीरे ये कलर जो होता है इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, हल्का जो है पिंक कलर में शुरू हो जाता है ये। तो ये पिंक कलर का, जब ये पूरे तरह से पिंक कलर का हो जाता है, ब्रीदर ये नमी वाले हवा को ऑब्जर्व करते हुए, सोखते हुए, जब ये पूरी तरह से पिंक कलर का, गुलाबी कलर का हो जाता है, तब इसे क्या होता है कि चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्या है कि अभी रिसेंटली फील हुआ होगा, ये अभी नया ही है, रिसेंटली फील हुआ होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये क्या है कि ये ब्रीदर है। तो ये क्या है कि हवा के नमी को ऑब्जर्व किया है, हवा के नमी को ऑब्जर्व किया है, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि गुलाबी कलर का हो गया। ये गुलाबी कलर का जब पूरी तरह से हो जाएगा तब इसको क्या किया जाएगा कि चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये ब्रीदर के रूप में होता है, नमी वाले हवा को ऑब्जर्व करने के लिए। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं कि क्या है क्या नहीं है। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी नियमित देखभाल, नियमित देखभाल करने का मतलब कि रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है, ताकि जांच की जा सके। तो रेगुलर मेंटेनेंस जो होती है उसमें किसकी जांच की जा सकती है, यही इसमें हमको क्या करना है कि चूज कर लेना है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर का वैसे जान लीजिए रेगुलर मेंटेनेंस करने का मतलब क्या होता है। रेगुलर मेंटेनेंस करने का मतलब कि डेली बाय डेली मेंटेनेंस नहीं, डेली बाय डेली मेंटेनेंस नहीं होता है इसका। ट्रांसफार्मर का जो मेंटेनेंस होता है वो साल में एक बार होता है। क्या होता है, ईयरली होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्या होता है, ईयरली होता है। मतलब कि एक साल में, एक वर्ष में एक बार इसकी की जाती है। ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में एक बार इसको मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। तो वो किसकी जांच की जाती है, तो ये की जाती है, ये ट्रांसफार्मर आइसोलेशन की जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर आइसोलेशन में होता क्या है ये थोड़ा सा जान लीजिए। आखिर साल में एक बार तो मेंटेनेंस होती ही है, लेकिन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में जांच, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की जांच होती है। तो ये किस तरह की जांच होती है, तो जानते होइएगा कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो कि तेल क्या होता है कि हमेशा रहता है कि क्या उसमें से लीकेज नहीं होती है, लीकेज होती रहती है। उसमें क्या होता है कि आपका जो है परावैधता, परमिबिलिटी की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, जो एफिशिएंसी होती है, ये दो चीजों की क्या होती है कि जांच की जाती है मिलनी रूप से, साल में एक बार की जाती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह दे दिया है कि जब प्रतिरोधकों को क्या किया जाता है कि श्रृंखला में यानी कि सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, ये हमें जानना है, ठीक है। सीरीज में क्या है कि रजिस्टर कनेक्टेड है और प्रत्येक रजिस्टर से जो प्रवाहित करंट होती है उस करंट का मान क्या रहेगा, ये हमें जानना है। देखिए सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड होने के बाद क्या होगा कि आपका उसमें धारा का जो मान होगा वो इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि समान ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसे बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका क्या है कि ये सीरीज में है, जितने भी है ये क्या है कि आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्टेड है। इसमें देखिएगा यहां से क्या है कि करंट पास हो रही है, आई जो है करंट यहां से पास हो रही है। तो यहां से जाने के लिए एक ही रास्ता है इसके पास। तो जितना करंट यहां पे होगा उतना ही करंट यहां भी होगा, उतना ही करंट यहां भी होगा, उतना ही करंट यहां भी होगा, ठीक है, यहां भी होगा। तो ये इस सेक्शन में जितना भी करंट का मान होगा उतना ही सेक्शन में यहां भी होगा, वहां तो उतना ही यहां भी होगा। तो प्रत्येक सेक्शन में क्या होगा कि रजिस्टर से जो पास होगी करंट वो समान रूप से पास होगी। ऐसा नहीं है कि उसका करंट का मान जो है चेंज होते रहेगा हर एक सेक्शन में, नहीं, हर एक सेक्शन में होगा चेंज। किसका मान होगा चेंज, रेजिस्टेंस का मान चेंज होगा, वोल्टेज का मान चेंज होगा, रेजिस्टेंस वोल्टेज, रेजिस्टेंस वोल्टेज, लेकिन करंट का मान हमेशा एक ही रहेगा, वो भी आपको सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में जान लीजिए कि इसके लिए तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला आता है ना, कि पूछ देता है कभी कभी आप लोगों को। तो इसको ध्यान रखिएगा, R1 प्लस R2 प्लस, वैसे पढ़े हुईएगा आप लोग, R3 प्लस डॉट 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 Rn, ठीक है। ये चीजें होता है। और अगर पैरेलल में अगर कहता है तो पैरेलल के लिए जो है आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़े हुईएगा कि 1/Rp इक्वल टू जो हो जाता है यहाँ पे क्या 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn,
ठीक है। तो ये तो पढ़े होइएगा, पैरेलल के लिए है, ये सीरीज के लिए। तो सीरीज में जो है किसका मान समान रहता है, ये धारा का वोल्टेज आपका चेंज होते रहेगा, रेजिस्टेंस का मान चेंज होते रहेगा। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये अगला क्वेश्चन दिया कि रेक्टिफायर सर्किट में कहता है कि फिल्टर कैपेसिटर, रेक्टिफायर सर्किट में ये फिल्टर कैपेसिटर का काम जो होता है वो किसे कम करना होता है, ये हमें जानना है। तो इसमें से किसे कम करता है ये हमें जानना है, ठीक है। ये रेक्टिफायर सर्किट में फिल्टर कैपेसिटर अगर लगा होता है तो किसको कम करने का काम करता है। देखिए फिल्टर, अगर रेक्टिफायर सर्किट में अगर फिल्टर कैपेसिटर होता है तो उसका काम जो होता है वो रिपल को कम करना होता है। किसे, रिपल को, ध्यान रखिएगा, यानी तरंग को कम करने का काम करता है। तरंग मतलब क्या, ये एक तरह से कहिए कि तरंग वोल्टेज जो होता है उसको कम करने का, या तरंग या वेव जो करंट होता है उसको कम करने का काम करता है। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो गया, तो यहां से क्या होता है कि ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहां से एसी क्या होता है कि इनपुट दिया जाता है, एसी देने के बाद यहां पे आपका क्या होता है कि रेक्टिफायर लगा होता है, ठीक है। और ये क्या होता है कि आपका कैपेसिटर होता है, ये क्या है, कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। तो यहां पे आपका क्या होता है कि ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रेक्टिफायर है ना, ये रेक्टिफायर है। तो ये रेक्टिफायर हो गया। तो यहां से क्या करता है कि रेक्टिफायर का काम क्या होता है, रेक्टिफायर का काम ये चीज होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डीसी में कन्वर्ट करने के बाद जो है यहाँ पे करंट आती है, यहाँ पे डीसी। उसके बाद ये कैपेसिटर जो है उसको और क्या करता है कि फिल्टर कर देता है। फिल्टर करने के बाद क्या करता है कि शुद्ध डीसी देने का काम करता है। तो आउटपुट में प्योर जो है, प्योर डीसी देने का ये काम करेगा, पूरा प्योर, ठीक है। तो ये चीजें होती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए डायग्राम अगर समझ जाइएगा तो डायग्राम समझ के आसानी से आप क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है आपको, इंपॉर्टेंट है, देखना है। क्या दे दिया कि धारा नियंत्रक मोड, धारा नियंत्रक मोड मतलब कहने का मतलब कि करंट कंट्रोल मोड जो होता है, सो उसका उपयोग जो होता है वो किसके लिए किया जाता है, ये हमें जानना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये दे दिया है कि धारा नियंत्रक मोड जो होता है वो उसमें जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये जाना है। देखिए इसमें जो किया जाता है करंट कंट्रोल मोड का उपयोग जो होता है वो कंटिन्यू जो होता है वो बैटरी चार्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लिए, ये कंटिन्यूसली यानी कांस्टेंट एक तरह से कहिए बैटरी चार्ज करने के लिए कह सकते हैं इसको। तो बैटरी उतार चढ़ाव, तेजी से बैटरी चार्ज करने के लिए, ये फास्ट, ये कहिए एक तरह की बैटरी चार्ज करनी। ये फास्ट क्या होता है कि आपका बैटरी चार्ज करने के लिए क्या किया जाता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि बैटरी चार्जिंग हो सके। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये करंट कंट्रोल मोड का जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक ऑफलाइन यूपीएस दे दिया है के लिए जरूरी क्या होता है, ये हमें जानना है। मान लीजिए कि ऑफलाइन यूपीएस करने का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए यूपीएस कैसे होता है, जैसे कि आप लोग जो है कंप्यूटर पे यूपीएस देखते हैं, तो यूपीएस क्या होता है कि यूपीएस अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो है कंप्यूटर को यानी कि ये सीपीयू को जो है क्या करता है कि पावर देने का काम करता है। अगर एक मामूली सी अब कंप्यूटर की बातें कर लेते हैं तो, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाइएगा या आप लोग रेलवे में जा रहे हैं तो रेलवे में अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर यूपीएस जो है अलग आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, तो समझ में आएगा। लेकिन कंप्यूटर तो सबने देखा होगा, यूपीएस सबने देखा होगा, उसकी बातें कर लेते हैं हम ताकि समझ में आपको आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि यूपीएस जो हम लोग क्या करते हैं, यूपीएस से पावर सप्लाई किसमें देते हैं, सीपीयू में देते रहते हैं। तो सीपीयू में देते हैं तो क्या होता है कि जब करंट क्या होता है कि आपका एसी जो होता है, जो करंट होता है वो कट जाता है। कटने के बाद क्या होता है कि आपका यूपीएस एक्टिव हो जाता है। फिर पावर कौन सप्लाई देने लगता है, आपका ये यूपीएस जो है सीपीयू को जो है पावर सप्लाई देने लगता है। तो सीपीयू बंद नहीं होता है, आधे घंटे 1 घंटे तक की सर्विस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चलता रहता है। उसके बाद आप तुरंत जो क्या करते हैं कि फाइल को सेव करके एग्जिट कर लेते हैं। तो वही बात कह रहे हैं कि ये एक ऑफलाइन यूपीएस के लिए क्या जरूरी होता है, ये हमें जाना है। तो एक ऑफलाइन यूपीएस के लिए जरूरी जो होता है, ये जान लीजिए कि ये बैटरी जरूरी होता है। क्या होता है, बैटरी। बिना बैटरी के जान लीजिए कि यूपीएस चलेगा ही नहीं। क्या होगा, बिना बैटरी के यूपीएस चलेगा ही नहीं। यूपीएस में क्या होना चाहिए कि बैटरी जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते चलते हैं, दिखाते चलते हैं आपको। जैसे कि ये यूपीएस है, दो आपको इसमें डायग्राम देखने के लिए मिलेगा, दोनों को अच्छी तरह से हम आपको समझा देते हैं। एक तो पहला ये चीज जान लीजिए कि यहाँ से एसी जो है यहाँ ये रन कर रहा है, यहाँ पे पावर सप्लाई हो रहा है, जो हम लोग करंट होता है वो करंट हम इसको दे रहे हैं। तो ये मेन लाइन है, ये आपका क्या है कि मेन लाइन है, मेन लाइन है। यहां से क्या हो रहा है कि करंट सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो बैटरी है, ये बैटरी अभी चालू नहीं, यहाँ पे इन्वर्टर है। इन्वर्टर का काम आप जानते होइएगा कि इन्वर्टर क्या करता है कि इन्वर्टर आपका क्या काम करता है,
ये इन्वर्टर जो होता है घर में जो लगा होता है इन्वर्टर, आपको पता है अच्छी तरह से कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये इन्वर्टर जो है सो, ठीक है, डीसी को एसी में, और यहां से जो पावर सप्लाई हो रही है वो भी क्या है, एसी ही है। तो ये क्या है कि मेन लाइन है, आराम से सप्लाई हो रही है। जब मान लीजिए कि करंट आपका जो है घर का पावर जो है करंट जो होता है वो कट जाता है, कटने के बाद क्या होगा कि ये यहां से स्विच ऑफ हो जाती है, स्विच ऑफ होते ही क्या होगा कि आपका बैटरी एक्टिव हो जाएगा, तब ये बैटरी पे क्या होगा कि आपका पावर सप्लाई चलने लगेगा। तो यही इन्वर्टर होता है, बैटरी तो डीसी होता है और ये क्या करता है कि इसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, और आगे क्या होता है कि एसी सप्लाई जो है मिलती रहती है, जो एसी पे चलने वाली चीजें होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये किसी भी वजह से कट सकती है, जैसे कि घर में मान लीजिए कि ओवरलोड वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, या पावर लॉस हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है कि ये इसका पावर कनेक्शन कट जाता है, तो ये बैटरी पर लोड चल जाती है और वहां से क्या होता है कि आपका यूपीएस जो है एक्टिव हो जाता है और पावर जो है आगे सप्लाई मिलने लगती है, ठीक है। तो एक यूपीएस के लिए क्या होना चाहिए कि बैटरी होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है क्वेश्चन इसमें कि केबल लक्स को यह भी कहा जाता है, केबल लक्स को क्या क्या कहा जाता है ये हमें जानना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। केबल लक्स के बारे में पढ़ी होइएगा, अगर नहीं जानते केबल लक्स के बारे में तो जान लीजिए, क्योंकि पूछे जा सकते हैं आपको, ठीक है। केबल लक्स किस तरह के होते हैं थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको, फिर उसके बाद आपको समझाते चलते हैं। ये केबल लक्स होते हैं, ठीक है, शायद आप देखे होइएगा, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया में जाइएगा, चाहे आप अगर कोई कंपनी उपनी में वर्क किए होंगे तो उन्हें पता होगा कि ये केबल लक्स किस तरह का होता है। ये केबल को कनेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, एक तो केबल लक्स कहते हैं इसको, लक्स, और उसे दूसरे नाम से क्या क्या जानते हैं यही हमको जानना है। तो ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या कह सकते हैं इसको, केबल लक्स को। देखिए केबल लक्स को क्या कहते हैं, केबल एंड्स कहते नहीं है, केबल कवर भी नहीं कहते, केबल बेंड्स भी नहीं कहते हैं, कहते क्या है इसको, केबल सूज कहते हैं। क्या कहते हैं, दूसरे नाम से केबल सूज कहते हैं। तो क्या सिर्फ हम इसे केबल सूज ही कहते हैं या कुछ और भी नाम से जानते हैं? हो सकता है कि आपको केबल सूज न देकर के कुछ और भी दिया जा सके, तो ऑप्शन में आपको होना चाहिए नहीं ये चीजें। देखिए आपको हम बताते चलते हैं, जान लीजिए पहली नंबर तो ये जान लीजिए कि आपको ये केबल सूज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये केवल जो सूज है वो भी सूज कहते हैं। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि दूसरी और इसे हम क्या कहते हैं, तो इसको केबल कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, इसको केबल कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको केबल कनेक्टर भी कहते हैं। तीसरी ये चीजें जान लीजिए कि तीसरा भी नाम इसका होता है, तो क्या होता है, इसको केबल टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे खत्म हो जाती है केबल, ठीक है, तो इसको केबल टर्मिनल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन नाम होता है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ केबल सूज ही दे देगा, केबल जरूरी नहीं है कि आपको केबल सूज ही दे देगा। केबल सूज के अलावा इसका जो नाम होता है, ये केबल कनेक्टर भी होता है, केबल टर्मिनल भी होता है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बाकी इस सब का तो पीडीएफ आप ले ही लीजिएगा, पीडीएफ आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि एसएमपीएस का कार्य जो है इसमें से क्या है ये हमें जानना है, ठीक है, किस पे आधारित होती है ये जानना है। एसएमपीएस अगर आप पढ़े हुए एसएमपीएस तो शायद आपको पता होगा कि एसएमपीएस होता क्या है, ठीक है। देखिए एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, ये एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो किस पे आधारित होता है ये चीजें हमें जानना है, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं कि एसएमपीएस जो आधारित होता है वो किस पे आधारित होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये चॉपर प्रिंसिपल पे आधारित होता है। किस पे होता है, चॉपर प्रिंसिपल पे। अब चॉपर प्रिंसिपल होता है क्या है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एसएमपीएस आप पढ़ रहे हैं। देखिए आपको हम बताते चलते हैं कि एसएमपीएस जो है चॉपर प्रिंसिपल पे आधारित होता है, कहने का मतलब ये चीजें है। अब चॉपर प्रिंसिपल आप थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम है, डायग्राम अगर समझ लेते हैं तो आपको अभी नहीं भूलिएगा, इसलिए डायग्राम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चॉपर प्रिंसिपल कहने का मतलब ये चीजें होता है कि जो डीसी वोल्टेज होता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि ये चॉप करने का काम करता है। चॉप करने का मतलब कि एक तरह से शुद्ध जो है डीसी देने का काम करता है ये। तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि यहां से तो आप जो है एसी सप्लाई देते हैं, यहां पे रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर आपको पता ही है कि रेक्टिफायर क्या करता है कि एसी को डीसी कर देता है। तो ये क्या करता है, यहां से एसी आता है, एसी से ये क्या करता है कि डीसी मिलता है। लेकिन ये डीसी पूरी तरह से क्या होता है कि ये प्योर डीसी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिल्टर लगा होता है, ये फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने के बाद जो है ये मान लीजिए यहाँ पे क्या करता है कि प्योर जो है डीसी यहाँ पे देता है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी स्विच लगी होती है यहीं पे, जो इसको क्या करता है कि एसी में कन्वर्ट कर देता है।
क्या करता है, एसी में कन्वर्ट कर देता है। एसी में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो यहाँ पे जितना एसी करंट जो होता है उसको कम करके यहाँ पे फिर क्या करता है कि एसी देता है, कम करके एसी देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हाई एसी होता है, ये हाई एसी होता है, इसको क्या करता है कि यहाँ पे लो एसी देता है। फिर यहाँ पे रेक्टिफायर लगा होता है, रेक्टिफायर का आपको पता है कि क्या करता है, एसी को रेक्टिफायर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने, इन्वर्टर होता है ना, हाँ, एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करने का काम करता है रेक्टिफायर। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये डीसी को कन्वर्ट कर देगा, फिर यहाँ पे डीसी आएगा और ये फिल्टर करेगा। तो ये डीसी जो फिल्टर करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरह से प्योर डीसी यहाँ पे क्या होता है कि आउटपुट में देने का काम करता है। तो यही चॉप करने का काम करता है, इसलिए ये चॉपर पे क्या होता है कि चॉपर प्रिंसिपल पे ये काम करती है, ये एसएमपीएस जो होती है। कभी कभी आप जान लीजिए कि इसी का फुल फॉर्म पूछ देता है, ध्यान रखना है ये चीजें। तो स्विच मोड पावर सप्लाई याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ देता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव ही है, हो सकता है कि पूछा जा सके आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि सिंगल फेज मोटर दे दिया है। सिंगल फेज मोटर में कहता है कि प्रयुक्त प्रारंभिक संधारित्र जो होता है, यानी कि जो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं कैपेसिटर, वो इसमें से क्या होता है ये हमें जाना है। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडेंस कैपेसिटर होता है, या इसमें टाइमर कैपेसिटर होता है, या माइका कैपेसिटर होता है, या इसमें दे दिया है कि सिरेमिक कैपेसिटर होता है। किस तरह के कैपेसिटर होता है ये हमें जाना है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में जो यूज किए जाते हैं कैपेसिटर, वो देखिए सिंगल फेज मोटर में जो यूज किए जाते हैं कैपेसिटर, उसकी अगर बात कर लेते हैं तो वो जो कैपेसिटर होता है जान लीजिए कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, ये चीजें जान लीजिए। सिंगल फेज मोटर में जो स्टार्टिंग में कैपेसिटर यूज किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, ठीक है। पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है इसमें कि डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है वो जो आधारित होता है वो किस पे आधारित होता है ये हमें जानना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बैक ईएमएफ जो होता है वो किस पे आधारित होता है, पढ़े होइएगा तो शायद आपको पता होगा कि बैक ईएमएफ जो होता है वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, ये लेंज के नियम पे काम करता है। किसके, लेंज के नियम पे, कि वो कैसे काम करता है ये चीजें जान लीजिए। तो बैक ईएमएफ क्या होता है कि जिस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उत्पन्न होता है उसी को ये क्या करता है कि विरोध करने का काम कर देता है। बैक ईएमएफ, बैक क्या करता है कि विरोध करता है कि भाई मेरे पास मत आओ, मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न ना करो, जबकि उसी की वजह से वो क्या होता है कि मैग्नेटिक बैक ईएमएफ जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसी सिद्धांत पे क्या करता है कि आपका जो है ये लेंज का नियम भी काम करता है। लेंज का नियम भी यही ना कहता है कि जब कोई किसी भी कंडक्टर से क्या होता है कि करंट प्रवाहित होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है कि ईएमएफ उत्पन्न होती है, और जो ईएमएफ उत्पन्न होती है वही मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है कि विरोध करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये चीजें है उसी पे काम करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां से क्या होगा कि ये वोल्टेज सप्लाई हुआ, वोल्टेज आया, यहाँ पे क्या होगा कि ईएमएफ जो है उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। अब ईएमएफ क्या करता है कि यहाँ पे जो है इसी को जो है विरोध करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है लेंज के प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देखिए, जल पंप में प्रयुक्त कहता है कि किस तरह के जो है मोटर होते हैं ये हमें जाना है, ठीक है। जैसे कि वाटर पंप होता है ना, तो वाटर पंप में किस तरह के मोटर का यूज करते हैं ये हमें जाना है। तो वाटर पंप में जो यूज करते हैं दोस्त ये जान लीजिए, सर्वो मोटर का, तो सर्वो मोटर का यूज नहीं करते हैं। सर्वो मोटर होता है क्या है कि सर्वो मोटर एक तरह से कहिए तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर मतलब मोटर ही होता है, जो क्या होता है कि हाई या लो वोल्टेज पे भी क्या होता है कि अपने आप को एडजस्ट करके रखता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल नहीं करते किसका है ये जान लीजिए कि इंडक्शन मोटर का करता है। किसका, पानी वाला जो पंप होता है उसमें जो मोटर होता है वो इंडक्शन मोटर होता है, जान लीजिए ये चीजें। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी ये जान लीजिए कि स्क्वायर केज जो है इंडक्शन मोटर होता है उसका भी इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं कि पानी वाले पंप वाले मोटर होते हैं उसमें इस्तेमाल कभी कोई कर लेते हैं। तो इसको दो तरह के होते हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि भारत में अधिकांश जो है बिजली उत्पादन जो होता है वो किसके द्वारा होता है ये हमें जाना है। तो भारत में अधिकांश जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, अधिकांशतः, ठीक है। तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए कि अधिकांशतः जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है वो किसके वजह से होती है, किससे ज्यादातर भारत में किया जाता है उत्पादन। तो इन चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि किसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए
भारत की अगर बात कर लेते हैं तो भारत में अधिकांशतः जो उत्पादन किया जाता है ये थर्मल पावर प्लांट होता है। क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा क्योंकि भारत में अधिकांशतः आपको थर्मल पावर प्लांट ही देखने के लिए मिलेगा ये, ठीक है। भारत की अगर बात कर लेते हैं, इंडिया में जो है 74% लगभग जो है थर्मल पावर जो है प्लांट्स है। थर्मल पावर प्लांट से क्या होता है कि यहां बिजली उत्पन्न किए जाते हैं, इंडिया की अगर बातें कर लेते हैं तो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि वह तत्व जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, ये हमें जाना है। मैग्नेटिक फील्ड को एनर्जी के रूप में स्टोर करने का काम करता है, वो कौन करता है? हम आपको टॉपिक भी पढ़ाए थे और काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका कि कार्बन इंडक्टर होता है। कार्बन इंडक्टर क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड के रूप में क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब आगे क्या होता है कि उसको जो है करंट की कमी होती है तो वो क्या करता है कि उसको रिड्यूस करता है। एक तरह से ये लाइक टू कहिए, एक तरह से कैपेसिटर की तरह काम करता है। किसके? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? वोल्टेज को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने का काम करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को बाद में रिलीज करके ये करंट को जो है प्रवाहित करता है जब जरूरत पड़ता है आगे तो, ठीक है, जैसे कैपेसिटर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए। हाँ यही है, ये आपका जो बता दिए हैं, जो हाँ ये स्टोर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है। अच्छा चलिए, तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे आपके जो काफी इंपॉर्टेंट थे, आपको हम बता दिए हैं। और कुछ अभी और बचे हुए हैं जिसको हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम दिखा देंगे, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल को क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि अब अगली बार जब भी वीडियो आएगी आप तक के नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसे रेगुलर चलती रहेगी, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी नए लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ ले लीजिएगा, इसका पीडीएफ लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही देखने के लिए मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है, तो देर मत कीजिए, जाइए टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से जितने भी टॉपिक पढ़ा दिए थे उस सबका जो है टॉपिक वाइज जो है जान लीजिए कि पीडीएफ डाला हुआ है, आराम से उसको पढ़ करके चट कर लीजिए। बाकी अगले दिन फिर लेकर के आएंगे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में मदद करेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।